नमस्कार साथियों, परोपकार राहुल सर द्वारा संचालित परोपकार क्लासेज भरतपुर में के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर सुंदर धाकड़, मैं संस्कृत विषय की ऑफलाइन कक्षाओं को विगत 8 वर्षों से गति दे रहा हूं। यह निसंदेह ये कहा जा सकता है कि ऑफलाइन क्लासों का स्थान ऑनलाइन क्लासेस कदापि नहीं ले सकती हैं, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए यदि ऑफलाइन क्लास के लिए ऑफलाइन क्लासेज अगर नहीं हो पा रही हैं तो इसके लिए यानी कि इस समय ऑनलाइन क्लास की उपादेयता बढ़ जाती है। आज जो है मैं आपके सामने संस्कृत भाषा का व्याकरण परिचय नामक शीर्षक या नामक टॉपिक पर हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण परिचय, संस्कृत व्याकरण परिचय। साथियों, इस बिंदु के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण की पृष्ठभूमि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में सबसे पहले संस्कृत व्याकरण परिचय जो है इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। संस्कृत व्याकरण परिचय में सबसे पहले जो हमारा शब्द है संस्कृत, संस्कृत शब्दस्य व्युत्पत्ति, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति की चर्चा हम इस क्लास में सबसे पहले कर रहे हैं। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? व्युत्पत्ति से तात्पर्य होता है विशेष रूप से की गई उत्पत्ति। संस्कृत जो शब्द है ये कैसे निष्पन्न हुआ है, इसका उद्भव कैसे हुआ है, इसके विषय में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। उसके बाद में धातु की अगर बात करें तो डुक्रिय धातु है, डुक्रिय धातु है जिसका यानी कि विशेष अवस्था है क्री, डुक्रिय धातु, और प्रत्यय है आपका तय जिसका शेष बचता है ता, जिसका क्या बचता है? ता शेष बचता है। इस तरीका से ता शेष बचता है। इस शब्द को अगर हम और अच्छे से देखें तो सबसे पहले उपसर्ग सम, यहाँ पर डुक्रिय धातु से बनेगा क्या? डुक्रिय धातु का क्या बचेगा? क्री, और क्री धातु करण अर्थ में, क्री करणे करण अर्थ में प्रयुक्त होती है। और यहाँ पर हमारा जो प्रत्यय है उसका बचेगा तय, उसका बचेगा तय। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे तो जब संस्कृत शब्द को हम बनाएंगे तो इन दोनों के मध्य में सम क्या है? उपसर्ग है, क्री क्या है? धातु है। अब जब दो इन अवयवों के मध्य में अगर दूसरा एक शब्द आकर के बैठेगा उसे हम आगम कहते हैं, आगम। और इसमें आगम होगा सुट का, किसका? सुट का आगम होगा साथियों। और सुट में से क्या बचेगा? सुट में से केवल बचेगा आपका क्या? सा, सुट में से बचेगा सा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए संस्कृत जो शब्द है उसमें सम ये उपसर्ग हो गया, सा यहाँ पर हो गया, और ये क्री धातु आपकी है, और तय यहाँ पर इस प्रकार से है। देखिए संधि में हम पढ़ेंगे कि यदि मकार के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो ऐसी स्थिति में इस माँ का अनुस्वार हो जाता है, और इसके बाद में ये आधा शाह, और यहाँ पर क्या है? क्री। इस प्रकार से शब्द बनेगा हमारा संस्कृत। संस्कृत शब्द इस प्रकार से बनेगा। संस्कृत शब्द इस तरीका से यहाँ पर बनेगा। चूंकि संस्कृत शब्द नपुंसक लिंग में पठित है, नपुंसक लिंग में पठित है, इसलिए जब संस्कृत शब्द को हम नपुंसक लिंग में प्रयुक्त करेंगे तो संस्कृत शब्द का बन जाएगा आपका संस्कृतम। संस्कृतम शब्द इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस तरीका से जो संस्कृत शब्द निष्पन्न हुआ है उसकी जानकारी अभी हमने यहाँ पर प्राप्त की। इसके बाद साथियों हम देखते हैं कि व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ,
व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। किसका? संस्कृत शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है? तो देखिए, ये जो संस्कृत शब्द है इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होगा शुद्ध, शुद्ध सरल, शुद्ध सरल एवं परिमार्जित, परिमार्जित, शुद्ध सरल एवं परिमार्जित करना, शुद्ध सरल एवं परिमार्जित करना। तो समझिए साथियों, सबसे पहले हमने आपको संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति यहाँ पर बताई। परीक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ पर क्या उपयोगी है वो देखें। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, संस्कृत शब्दस्य व्युत्पत्ति भवति समुपसर्ग डुक्रिय यानी कि क्री धातु और तय प्रत्यय। इस प्रकार से संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति हुई है और इस तरीका से संस्कृत शब्द नपुंसक लिंग में पठित है, अर्थात संस्कृत शब्द का व्यवहार नपुंसक लिंग में किया जाता है। संस्कृत शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है शुद्ध सरल एवं परिमार्जित। यहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृत शब्द में यानी संस्कृत शब्द में उपसर्ग कै उपसर्ग अस्ति? संस्कृतम इति शब्दे कै उपसर्गः अस्ति? समुपसर्गः अस्ति। संस्कृत शब्दे कै धातु अस्ति? यदि ऑप्शन में डुक्रिय है तो हमें डुक्रिय करना है और यदि क्री है तो क्री करना है। डुक्रिय में से डू की इत संज्ञा हो जाती है और गे की इत संज्ञा हो जाती है। डू और ये की इत संज्ञा होकर के क्री बसता है और इस तरीका से कहने का मतलब संस्कृत शब्द इस प्रकार से बनता है। इसके बाद संस्कृत शब्द के बाद में हम दूसरा शब्द लेते हैं। संस्कृत के बाद में दूसरा शब्द लेते हैं भाषा। भाषा शब्द को देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, भाषा, भाषा शब्द को देखते हैं। जैसे संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ी है वैसे ही हम भाषा शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ते हैं। भाषा, देखिए भाषा की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि भाषा में प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो देखिए भाषा में प्रकृति प्रत्यय देखिए, भास तो है साथियों धातु और अच प्रत्यय है। भास क्या है? धातु है। अच क्या है? प्रत्यय है। भास धातु का अर्थ क्या होता है साथियों? भास धातु का अर्थ होता है कथन करना या कहना, इस प्रकार से होता है। जब इसके साथ में भास धातु के साथ में जब हम अच प्रत्यय जोड़ते हैं तो इन दोनों के संयोग से शब्द बनेगा भाष। और जब चूंकि भाषा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है और स्त्रीलिंग में यानी जब पुल्लिंग के शब्दों को हम स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो एक प्रत्यय काम में लेते हैं और उस प्रत्यय का नाम है टाप और उसका शेष बचता है आ। इस तरीका से जब हम इन दोनों शब्दों का योग करेंगे साथियों तो बनेगा भाषा। भाषा शब्द इस प्रकार से आपका बनेगा। अब जिस तरीका से हमने यानी संस्कृत शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ देखा था, ऐसे ही भाषा का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या होगा भाषा शब्द का? तो भाषा शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होगा भास व्यक्तायाम वाची। भास व्यक्तायाम वाची। भास व्यक्तायाम वाची। परीक्षा में कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, भाषा इत्यत्र भास धातु कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? किस अर्थ में प्रयुक्त होती है? तो भाषा शब्द में भास जो धातु है वो व्यक्तायाम वाची अर्थ में प्रयुक्त होती है। ये इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। अब इसके बाद में हम भाषा की परिभाषा की बात करते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो भाषा की परिभाषा देखिए, भाषा की परिभाषा होती है ध्वन्यात्मक शब्दई भाव प्रकटनमेव भाषा। ध्वन्यात्मक शब्दई भाव प्रकटनमेव भाषा।
तात्पर्यम किम, क्या तात्पर्य है? ध्वन्यात्मक शब्द भाव प्रकटन में भाषा, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा भावों को प्रकट करना ही भाषा कहलाती है। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा भावों को प्रकट करना भाषा इस प्रकार से कहलाती है। अब हमने दो शब्दों का यहाँ पर अध्ययन किया, सबसे पहले संस्कृत शब्द और उसके बाद भाषा शब्द। दोनों से मिलकर के हमारे सामने एक शब्द आता है संस्कृत भाषा। देखिए संस्कृत भाषा के विषय में बताते हैं अभी हम। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में देखिए आप, यहाँ से आपको कई प्रश्न पेपर में आए हैं। देखिए संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा इस प्रकार से जो है, संस्कृत भाषा इस प्रकार से है। इसमें देखिए आप कि यहाँ से कई प्रश्न आपको बने हैं। सबसे पहला बिंदु तो हमें ये ध्यान रखना है कि संस्कृत जो भाषा है ये प्राचीनतम भाषा है, प्राचीनतम भाषा है या प्राचीनतम इस प्रकार से भाषा है। और संस्कृत भाषा जो है इसे देववाणी, देववाणी भी कह सकते हैं, देव भाषा भी इसे कहा जाता है। और संस्कृत भाषा के लिए एक बहुत अच्छा शब्द का यहाँ पर प्रयोग में लेते हैं, संस्कृत को भारती भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए जो रीट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया आपसे कि जो संस्कृत भाषा है वो संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक, कैसी भाषा है साथियों? संश्लेषणात्मक या संश्लेषित भाषा है। संश्लेषित, संश्लेषणात्मक या संश्लेषित भाषा है। आपसे पूछा साथियों यहाँ से प्रश्न, संस्कृतम अस्ति, संस्कृतम अस्ति, तो संस्कृत कैसी भाषा है? या संस्कृत भाषा अस्ति संश्लेषणात्मक भाषा है या संश्लेषित भाषा है। देखिए समझिए संश्लेषणात्मक या संश्लेषित से क्या मतलब है। यहाँ पर संश्लेषणात्मक या संश्लेषित से मतलब है कि यहाँ पर कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि स्वर और मात्रा, स्वर और कह सकते हैं हम, यानी वर्ण और मात्रा को कह सकते हैं हम, वर्ण और मात्रा को मिला करके पढ़ा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहता हूँ मैं, राम विद्यालय, राम विद्यालय जाता है। ये वाला जो वाक्य है हम इसमें इसको समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक कैसे है। अगर इस शब्द को हम तोड़ करके देखें साथियों तो देखिए सबसे पहले रा है, उसके बाद में क्या है आपका आ है, उसके बाद में माँ है और उसके बाद में आ है। तो हम कहने का मतलब में से ऐसे कह सकते हैं कि रा एक वर्ण है और आ मात्रा इस प्रकार से है, या ऐसे कह सकते हैं रा व्यंजन है और आ इस प्रकार से स्वर है। तो इस भाषा में, संस्कृत भाषा में इन दोनों को ऐसे ना बोल करके केवल इनको यानी कि जोड़ करके बोला जाता है। इसलिए संस्कृत भाषा ही नहीं हमारी हिंदी भाषा भी कैसी भाषा है साथियों? यानी संश्लेषित या संश्लेषणात्मक भाषा है। अगर हम एक बात और करें, यहाँ पर एक भाषा होती है विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, और विश्लेषणात्मक भाषा के अंतर्गत हम कह सकते हैं, विश्लेषणात्मक भाषा की अगर हम बात करें तो वर्ण और मात्राओं को जहाँ पर अलग अलग करके बोला जाता है, अलग अलग करके व्यवहार में लिया जाता है, उसे विश्लेषणात्मक भाषा कहते हैं। इसका उदाहरण है चीनी, चीनी इस तरीका से उदाहरण है इसका। यहाँ से केवल सिर्फ और सिर्फ प्रश्न है आपका ये कि संस्कृत भाषा अस्ति संश्लेषणात्मक भाषा है संस्कृत, और यानी कहने का मतलब संस्कृत भी संश्लेषणात्मक भाषा है और हिंदी भी संश्लेषणात्मक भाषा है। इस तरीका से ये हमने संस्कृत भाषा के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। अभी तक हम 3 शब्दों का यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले दो शब्दों का हम अध्ययन कर चुके हैं। एक तो हमने देखा था संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द देखा और संस्कृत शब्द के बाद में भाषा शब्द को देखा और उससे जुड़ी हुई जानकारियों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। अब हम दूसरे जो हमारा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है व्याकरण, व्याकरण जो शब्द है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। तो व्याकरण देखिए आप, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, व्याकरण शब्द
व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति। देखिए साथियों, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का तात्पर्य होता है उद्भव। ये शब्द कैसे निकला है, यानी कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्युत्पत्ति से तात्पर्य है अमुक शब्द में क्या प्रकृति है और क्या प्रत्यय है। प्रकृति से तात्पर्य क्या होता है, मूल शब्द या मूल धातु को हम प्रकृति कहते हैं। तो व्याकरण शब्द में देखिए क्या है प्रकृति प्रत्यय, तो हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए सुनिए, व्याकरण शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो देखिए वी प्लस आंग, वी प्लस आंग और जिसका शेष रहता है आ, ये दोनों उपसर्ग हैं। संस्कृत में हम व्यवहार में लाते हैं अंग और हिंदी में व्यवहार में लाते हैं आ। लेकिन साथियों ये भी हमें साथ में समझ लेना चाहिए, यदि आपको एक बार प्रश्न में पूछा गया था कि आहार इत्यत्र आगम इत्यत्र उपसर्ग अस्ति, और वहाँ पर ऑप्शन में आ भी दे रखा था और अंग भी दे रखा था, तो ऐसी स्थिति में हमें आंग करना है। लेकिन ऑप्शन में जब आंग नहीं है तो हमें आ करना है। ये दोनों उपसर्ग हैं। इसके बाद देखिए व्याकरण शब्द में धातु कौन सी है, डुक्रिय। डुक्रिय धातु है जिसका साथियों क्या शेष रहता है, क्री शेष रहता है। और इसमें अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय कौन सा है साथियों, लुट प्रत्यय है। लुट प्रत्यय है जिसका शेष रहता है साथियों अन, जिसका अन शेष रहता है, जिसका अन शेष रहता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जब हम इनका योग करेंगे, इन दोनों को जब मिलाएंगे संधि नियम के अनुसार, एको यणची सूत्र से यण संधि के विषयानुसार जब हम इसको मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो है बी और आ, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। पहले बी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्युट प्लस यू लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं हम। यहाँ इसको इस तरीक़ा से यू लिख सकते हैं, इसका शेष बचेगा, यानी कि यहाँ पर हम यू इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सुनिए, ये जो वी उपसर्ग है, देखिए साथियों वी और आ इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर बनेगा आपका व्या। इसके बाद यहाँ पर यण संधि के अनुसार री के स्थान पर अर हो जाता है, अर हो जाता है। और यहाँ पर साथियों एक सूत्र होता है युवोर नाकौ, सूत्र याद रहता है तो ठीक है, नहीं आप समझें। यू किस में बदल जाएगा, अन में, यू बदलेगा साथियों अन में। जब हम इस पूरे शब्द को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा हमारा व्याकरण, व्याकरण बनेगा। लेकिन व्याकरण के एक सूत्र है कि यदि रा और ना यानी व्याकरण शब्द के ये जो इस तरीक़ा से बना है, इसमें स्थित जो ना है उसके स्थान पर ड़त्व आदेश हो जाएगा और सूत्र होगा अटकुबवांगनुम व्यवाये अपि। उस सूत्र की आगे हम संधियों में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर नाड़ा में बदल जाएगा और ये बनेगा आपका व्याकरण। चूँकि व्याकरण शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में पठित है, इसलिए जैसे सब ये व्याकरण शब्द भी क्या है, व्याकरण जो शब्द है ऐसे कह सकते हैं अकारांत है और नपुंसक लिंग में पठित है, इसलिए व्याकरण शब्द का क्या बन जाएगा, व्याकरणम। व्याकरण शब्द का क्या बन जाएगा साथियों, व्याकरणम। इस प्रकार से बन जाएगा आपका व्याकरणम, इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए साथियों व्याकरणम बन जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। किसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ साथियों, व्याकरण का। व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ का मतलब है, एक सम्यक भाषा में हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए साथियों व्याकरण शब्द का अर्थ है व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनेति, अनेनेति व्याकरणम, अनेनेति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनेति व्याकरणम। देखिए ये व्याकरण का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है।
शब्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये व्याकरण का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। इस पर आपका प्रश्न क्या है वो समझिए, जो पेपर में यानी कि लगभग संभावना रहती है। कैसे पूछेंगे इसको देखिए साथियों, आपसे पूछेंगे इसको, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनिति किम। व्याकरण को आपसे छुपा लेंगे और नीचे ऑप्शन में होगा व्याकरणम। तो इस टाइप से आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इसको समझते हैं। व्याक्रियन्ते मतलब व्याकृति, व्याकृति और व्याकृति का मतलब है व्युत्पत्ति। व्याकृति का मतलब क्या है साथियों, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति व्याकृति का अर्थ है साथियों व्युत्पत्ति। यहाँ पर व्याक्रियन्ते शब्द और व्युत्पाद्यन्ते शब्द ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानीनिति व्याकरणम। कह सकते हैं हम कि इसके द्वारा अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्दः व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाती है, शब्दों का विश्लेषण किया जाता है, शब्द साधुत्व का प्रतिपादन किया जाता है, अनेनिति व्याकरणम, उसे हम व्याकरण कहते हैं। उसे इस तरीका से हम व्याकरण कहते हैं। तो ये व्याकरण का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। यहाँ पर इस तरीका से हमको ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, अगर इसको हम समझें तो ऐसे कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानीनिति व्याकरणम। हम कह सकते हैं कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानीनिति व्याकरणम, इसमें हम कह सकते हैं कि शब्द साधुत्व के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया जाता है हम उसे व्याकरण कहते हैं, या जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाती है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए साथियों, अब बात करते हैं हम व्याकरण की परिभाषा की। और व्याकरण की परिभाषा है आपकी लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, ये व्याकरण की परिभाषा है। और ये व्याकरण की परिभाषा दी है बाई पतंजलि। आगे बहुत अच्छे से इसकी चर्चा करेंगे। पतंजलि जो शब्द है आगे हम इसकी यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। पतंजलि मतिना व्याकरणम अस्ति, या पतंजलि मते व्याकरणम अस्ति, पतंजलि के मत में व्याकरण है। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, यहाँ पर जो हमें समझना है साथियों वो समझना है लक्ष्य का मतलब क्या है और लक्षणे का मतलब क्या है। यहाँ लक्ष्य का मतलब है शब्द और लक्षणे का मतलब है सूत्र। हम कह सकते हैं दोनों को मिलाकर के कि जिस शास्त्र में शब्द और सूत्र का समेकित अध्ययन किया जाता है हम उस शास्त्र को व्याकरण शास्त्र के नाम से जानते हैं। व्याकरण शास्त्र के नाम से इस प्रकार से जानते हैं। इसी प्रश्न को भिन्न भिन्न परीक्षाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर रीट में पूछेंगे तो आपसे पूछ लेंगे लक्ष्य लक्षणे किम व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम इति केन कथितम, तो पतंजलिना कथितम। ये पतंजलि ने इस प्रकार से कहा है। और शब्द और सूत्र का समेकित जहाँ पर अध्ययन किया जाता है उसे हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं। इसके बाद देखिए हम व्याकरण के अंतर्गत इसके बाद अगली बात करते हैं कि व्याकरण का अपर नाम क्या है। देखिए साथियों, अगला जो यहाँ पर बिंदु बनता है व्याकरण का अपर नाम। अपर नाम यानी कि दूसरा नाम, या व्याकरण का पर्याय या व्याकरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है शब्दानुशासनम। शब्दानुशासनम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपके रीट एग्जाम में विभिन्न परीक्षाओं में लगभग तय प्रश्न है व्याकरणम इति पर्याय शब्द अस्ति शब्दानुशासनम। यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों को थोड़ी भ्रांति रहती है कि व्याकरण को शब्दानुशासन कहते हैं, यानी व्याकरण को शब्दानुशासन कहते हैं या अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन कहते हैं। तो उनका तर्क संगत आंसर है कि चूंकि हम
संस्कृत की आधार स्तंभ जो कृति है या संस्कृत व्याकरण की आधार स्तंभ कृति अष्टाध्यायी को माना जाता है, और अष्टाध्यायी का ही दूसरा नाम क्या है, शब्दानुशासन है। इस प्रश्न को अगर पूछा जाए व्याकरण से परनाम किम, तो शब्दानुशासन। अष्टाध्यायी इति व्याकरण ग्रंथे अपर नाम किम, तो तब भी आंसर आएगा क्या, शब्दानुशासन आएगा साथियों। शब्दानुशासन इस प्रकार से आएगा, ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कि व्याकरण का अपर नाम हो जाने के बाद ये जो सामान्य जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की है, इसके बाद देखिए कुछ जानकारी हमें यहाँ पर इस रूप में प्राप्त करनी है जो कि पेपर की दृष्टिकोण से उपयोगी है। देखिए साथियों, एक शब्द है छोटा सा जिसका प्रसंग अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर है वेद। वेद इस प्रकार से, और अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि वेद जो हैं ऐसे कह सकते हैं, अगर इसके बारे में कहें, अपौरुषेयम, अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, अपौरुषम वाक्यम वेदः। परीक्षा की दृष्टिकोण से परिभाषा बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस शब्द को जानने के लिए, वेद शब्द को जानने के लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि वेद जो रचनाएं हैं अपौरुषेय, किसी पुरुष विशेष की रचना ना हो करके, और यानी किसकी रचना है, ईश्वरीय रचनाएं हैं। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, अपौरुषेय अर्थात ईश्वरीय रचना से युक्त जो वाक्य हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। और देखिए वेद कितने हैं ये हमें समझना है साथियों। वेद कितने हैं, 4 हैं। वेद कितने हैं, 4 हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद, पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद, दूसरा वेद है साथियों यजुर्वेद, तीसरा वेद है साथियों सामवेद, और अगर इन तीनों को अगर हम मिला करके कहें तो इनको संज्ञा दी गई है साथियों वेद त्रयी। वेद त्रयी मध्य ना आयाति, इन तीनों को दे देंगे, चौथा अथर्ववेद दे देंगे तो ये वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और अगर चौथे वेद को अगर हम जोड़ दें अथर्ववेद, अथर्ववेद को अगर इसके साथ में हम जोड़ दें तो ये संज्ञा हो जाएगी मिलकर के, इसको जोड़ने पर संज्ञा हो जाएगी वेद चतुष्टयी, वेद चतुष्टयी। अब देखिए कि इसकी आवश्यकता यहाँ क्यों पड़ी, अभी आपको पता चलेगा कि वेद जो हैं वो 4 हैं। प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, और पूछा गया है रीट L1 में पूछा गया है वेदः कति सन्ति, वेदः चत्वारः सन्ति, वेद चत्वारः सन्ति, वेद 4 हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं प्राचीनतम कः वेदः, ऋग्वेदः, अर्वाचीन वेदः, अथर्ववेदः, वेद त्रयी मध्य आयाति, तो ये ऋक् यजु और साम इनको हम शॉर्ट में कहते हैं, तो इन तीनों को वेद त्रयी के अंतर्गत हम गिनते हैं। वेद चतुष्टयी में क्या क्या आते हैं, तो ये चारों वेद वेद चतुष्टयी में आते हैं। चूँकि ये विषय आपको ऐसा लग रहा होगा कि व्याकरण परिचय में वेद कैसे आ रहा है, तो उस चीज़ को अभी आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा कि वेद जो है, वेद का प्रसंग व्याकरण में किस लिए रखा गया है, तो वो आप समझिए कि वेद के ही जो अंग हैं, यहाँ देखिए वेद के अंग, वेद के अंग, वेद के जो अंग होते हैं उन्हें हम वेदांग के नाम से जानते हैं। वेद के अंगों को किस नाम से जानते हैं साथियों, वेद के अंग को हम वेदांग के नाम से जानते हैं। और जैसे रीट परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा था कति वेदः सन्ति, वेद कितने हैं, वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृते वेदांगानि कति सन्ति, कि वेदांग कितने हैं। तो वेदांगों की जो संख्या है साथियों, वो वेदांग कितने हैं, 6 हैं। 6 वेदांग हैं, और जो 6 वेदांग हैं ऐसे कह सकते हैं वेदांग कितने, 6, और 6 को हम संस्कृत में कहते हैं सट और सड़। कई विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि 6 को हम सट के रूप में व्यवहार कर सकते हैं, सट के रूप में व्यवहार कर सकते हैं, या हम सड़ के रूप में भी व्यवहार कर सकते हैं। कि
वेद कितने हैं? 4 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदस्य अंगानि इति वेदांगानि, वेद के ही अंगों को वेदांग कहते हैं। वेदांग का तात्पर्य क्या है? वेद चूंकि दुरूह भाषा में लिखे हुए हैं, उसी को सरलता में जो प्रस्तुत करने वाले अंग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। और वेदांग कितने? 6 वेदांग हैं। और हम आगे कह सकते हैं कि 6 ये जो वेदांग हैं, इस तरीक़ा से जो 6 वेदांग हैं, इन 6 वेदांगों को वेद रूपी पुरुष के 6 अंग माना गया है। 6 वेदांगों को वेद रूपी पुरुष के कितने अंग माना गया है साथियों? 6 अंग माना गया है। देखिए हम यहाँ पर इस बात को इस तरीक़ा से समझते हैं, इस तरीक़ा से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, एक है आपका, सबसे पहले है वेद के अंग, वेद के अंग ऐसे कह सकते हैं हम। सबसे पहले हम ऐसे कहेंगे इस बात को, वेदांग, वेदांग, वेदांग। और हम कह सकते हैं वेद पुरुष के अंग, वेद पुरुष के अंग। एक प्रश्न लगभग यहाँ से तय होता है साथियों। हर प्रश्न पर, हर लाइन पर आपको प्रश्न जहाँ पर संभावित है मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं। देखिए साथियों, इस विषय को हम यहाँ पर देखते हैं, वेदांग। मैंने कहा वेदांग कितने हैं? 6 हैं। इन 6 वेदांगों को वेद रूपी पुरुष के अंग कहा गया है। देखिए 6 वेदांग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है साथियों, ऐसे कह सकते हैं शिक्षा, कल्प, तीसरा है व्याकरण, आगे कह सकते हैं हम व्याकरण, छंद, छंद के बाद में है आपका निरुक्त, निरुक्त। और अगला है साथियों ज्योतिष, अगला है साथियों ज्योतिष। ये षड वेदांग के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, वेदांग मध्ये आयाति, वेदांग मध्ये नायाति, वेदांगानि कति सन्ति? तो वेदांगानि 6, वेदांग 6 हैं। और वेदांग 6 कौन से हैं? कौन सा है, कौन सा नहीं है? अस्ति नास्ति को करके आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों। अब देखिए, ये जो 6 वेदांग हैं, इन्हें वेद पुरुष के 6 अंग माना गया है। कैसे माना गया है साथियों? देखिए, शिक्षा को वेद पुरुष का ग्रहणम, ग्रहणम यानी कि नाक, या हम कह सकते हैं एक सही भाषा में नासिका माना गया है, नासिका माना गया है। कल्प को यहाँ पर कहा गया आपको, कल्प को कहा गया आपको हस्तौ, हस्तौ यानी कि हाथ, हाथ माना गया है। व्याकरण को क्या माना गया है साथियों? मुखम, मुखम यानी कि मुख, व्याकरण को मुख माना गया है साथियों। और छंद को माना गया है पादौ, छंद को माना गया है पादौ यानी कि पाद, या कह सकते हैं हम पैर, पादौ या पैर, इस प्रकार से। और नृत्य को कहा गया है श्रोत्रम, श्रोत्रम इस प्रकार से, श्रोत्रम इस प्रकार से कहा गया, यानी कि कर्ण या कान कह सकते हैं। और ज्योतिष को कहा गया साथियों चक्षु, चक्षु यानी कि नेत्र, इस प्रकार से कहा गया है। आपको ऐसा लगा होगा कि वेद और वेदांग व्याकरण परिचय में कैसे आए हैं। अब ये विषय आपको यहाँ पर स्पष्ट यानी कि स्पष्ट हो जाएगा। देखिए कैसे कि जो हमारे षड वेदांग हैं, उन षड वेदांगों में, षड वेदांगों में 6 जो वेदांग हैं, ऐसे कह सकते हैं हम 6 वेदांगों में 6 जो वेदांग हैं, उनमें 6 जो वेदांग हैं, उनमें व्याकरण को वेद रूपी पुरुष, वेद रूपी पुरुष, वेद रूपी पुरुष का क्या कहा गया है? वेद रूपी पुरुष का क्या कहा गया है? तो साथियों आपको स्पष्टतः यहाँ से दिख रहा है कि 6 वेदांगों में व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का क्या माना गया है? मुख माना गया है। क्या माना गया है साथियों? मुखम, यानी कि मुख माना गया है। और इसी बात को कहा गया है कि, इस बात को कहा गया है मुखम व्याकरणम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी कि आप ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको किस तरीक़ा से पूछेंगे इस प्रश्न को? 6 वेदांगों में व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का
मुख माना गया है। षड वेदांगानि मध्ये व्याकरणम वेद रूपी पुरुषस्य के अंगम मन्यते। तो संस्कृत में बात करेंगे तो क्या, मुखम। और इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है साथियों, मुखम मुखम खाली जगह स्मृतम रिक्त स्थानम पूर्यत, ऑप्शन में होगा आपको एक में व्याकरणम। इस तरीका से हमको ध्यान रखना है। और ये बात कहाँ कही गई है, आचार्य पाणिनि का एक ग्रंथ है जिसका नाम है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा इस प्रकार से नाम है और उसमें कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी कि व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। कई साथी हमारे ये सोच रहे होंगे कि इस तरीका से क्या हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरीका से ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, एक भी प्रश्न यहाँ पर आपको इनसे यानी कि जो आपकी परीक्षा से यानी कि बाहर इस प्रकार से नहीं है, पूछा हुआ है सारा कुछ और उसी को आपके समक्ष रखा जा रहा है। एक बात और देखिए, ये जो 6 अंग हैं, षड वेदांगानि मध्ये, षड वेदांगों में सबसे प्रधान वेदांग किसे माना जाता है। षड वेदांगानि मध्ये प्रधान वेदांग क अस्ति, तो प्रधान वेदांगम किम अस्ति, व्याकरणः। इसके विषय में भी कहा गया है प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, षट्सु अंगेषु व्याकरणम, अर्थात 6 अंगों में, यानी ऐसे कह सकते हैं 6 वेदांगों में व्याकरण को यानी कि कहने का मतलब सबसे प्रधान वेदांग माना गया है, प्रधान वेदांग माना गया है। और ये बात कही गई है महाभाष्य में, और महाभाष्य के रचयिता आचार्य पतंजलि हैं, जिनका हम आगे चर्चा करेंगे। इस तरीका से हमको यहाँ पर जो मैंने आपकी 2 बातों की चर्चा की आपसे, सबसे पहले मैंने रखा था आपके सामने वेद, कि वेद कति वेदाः सन्ति चत्वारः, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि वेद 4 हैं और 4 वेद इस प्रकार से जो हैं उन्हें अपौरुषीय जो वाक्य होता है उसे हम वेद कहते हैं। वेद के ही अंग वेदांग होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, ये 6 वेदांगों के नाम हैं। इन 6 वेदांगों को वेद रूपी पुरुष के 6 अंग माना गया है। यहाँ से ये प्रश्न है, आपको सीधा सीधा इनको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, इतना हम पढ़ने के बाद, संस्कृत व्याकरण परिचय में पढ़ने के बाद, इसी श्रृंखला को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो इसमें आगे क्रम आता है। इतना पढ़ने के बाद आगे इसका क्रम आता है कि जैसे हम सामान्य रूप से अगर बात करें कि किसी भी कार्य को करने का कोई ना कोई निमित्त होता है, कोई ना कोई प्रयोजन होता है साथियों, तो उसी प्रकार से जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूँ कि मैं यहाँ पर जो व्याकरण का अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा कोई ना कोई उद्देश्य है, आप इसका अधिगम कर रहे हैं, इस क्लास का आपका कोई ना कोई उद्देश्य है। इसीलिए संस्कृत साहित्य में कहा गया है प्रयोजनम बिना मंदो अपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना किसी कार्य में मूर्ख व्यक्ति की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। तो व्याकरण को पढ़ने का कोई ना कोई प्रयोजन है तो हम बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्याकरण के प्रयोजनों की। व्याकरण के प्रयोजन कह सकते हैं, या लक्ष्य कह सकते हैं, या उद्देश्य, इस प्रकार से हम इसको नाम दे सकते हैं। और व्याकरण प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न आपको पेपर में आता है, चाहे वो रीट परीक्षा हो, चाहे ग्रेड 2 हो, चाहे ग्रेड 1 हो, यहाँ तक कि नेट परीक्षा में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। व्याकरण अध्ययन से कति प्रयोजनानि सन्ति, तो व्याकरण अध्ययन से 5 प्रयोजनानि सन्ति, और 5 को हम संस्कृत में पंच के नाम से व्यवहार करते हैं। और 5 प्रयोजन कौन कौन से हैं हम बात करें तो देखिए, कह सकते हैं हम रक्षुः आगम लघु असंदेहा
लघु असंदेहा, यानी कि इस बात को, यानी इससे हम समझ सकते हैं कि रक्षो ऊह आगम लघु असंदेहा, इसमें व्याकरण अध्ययन के 5 प्रयोजन छुपे हुए हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहला प्रयोजन है रक्षा, दूसरा प्रयोजन है हम यहाँ से निकालेंगे तो ऊह, अगला प्रयोजन है आगम, अगला प्रयोजन है लघु और अगला प्रयोजन है साथियों असंदेह। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इसी प्रश्न को हम इस तरह अनुकूल बनाते हैं। अगर इस प्रश्न को रीट में पूछा जाएगा तो सबसे उपयोगी है कि व्याकरण अध्ययन से प्रयोजनानि, व्याकरण अध्ययन के जो प्रयोजन हैं, अगर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, व्याकरण के प्रयोजन, और ये प्रयोजन भी कैसे हैं, मुख्य। व्याकरण अध्ययन के कैसे प्रयोजन हैं, ये मुख्य प्रयोजन। व्याकरण अध्ययन के क्या हैं, ये मुख्य प्रयोजन हैं। व्याकरण अध्ययन के कैसे प्रयोजन हैं, ये मुख्य हैं। देखिए दोबारा से समझिए, व्याकरण अध्ययन से मुख्य प्रयोजनानि कति सन्ति, 5। व्याकरण अध्ययन के मुख्य प्रयोजन कितने हैं, 5 हैं। और इन्हें कहाँ पर बताया गया है, इन्हें बताया गया है महाभाष्य में। महाभाष्य नामक जो व्याकरण ग्रंथ है पतंजलि का, उसमें कहा गया है रक्षो ऊह आगम लघु असंदेहा। रक्षा से क्या तात्पर्य है कि वेद की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, वेद की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए। दूसरा कह रहे हैं ऊहो, ऊह का तात्पर्य है यथास्थान, यथास्थान लिंग विभक्ति, यथास्थान लिंग विभक्ति वचन, यथास्थान लिंग विभक्ति और यथास्थान लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार परिवर्तन करने की जो क्षमता, परिवर्तन करने की क्षमता, परिवर्तन करने की क्षमता, परिवर्तन करने की जो क्षमता है वो ऊह कहलाती है। और ये व्याकरण अध्ययन का दूसरा प्रयोजन है। मेरा तात्पर्य क्या है यहाँ पर देखिए कि जैसे मैं कहता हूँ सह पठती, सह पठती, इस तरीक़ा से सह पठती, तो यहाँ पर या मैं ऐसे इसको कह दूँ से पुस्तकम पठती, से पुस्तकम पठती। इस वाक्य को मैं अगर ऐसे कह दूँ तो ये ऊह इस बात को कहता है कि इस बात में हम, यानी कि इस वाक्य में हमें परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए। इस वाक्य में हम परिवर्तन कर सकते हैं। इस वाक्य में ये पुस्तकम शब्द है, ये अभी द्विवचन में है, इसे हम बहुवचन भी बना सकते हैं और कह सकते हैं पुस्तकानि, से पुस्तकानि। और यहाँ पर हम कहेंगे क्या, से पुस्तकानि पठती। तो से पुस्तकानि पठती ये जो वाक्य बनेगा, ये क्षमता हमारे अंदर, यानी जो प्रदान करता है वो ऊह इस तरीक़ा से इसके माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये व्याकरण अध्ययन का दूसरा प्रयोजन है। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरा जो प्रयोजन है व्याकरण अध्ययन का साथियों, वो है आगम। आगम षड अंग सहित वेद के अध्ययन के लिए, षड अंग सहित वेद के अध्ययन के लिए, षड अंग सहित वेद के अध्ययन, षड अंग सहित वेद के अध्ययन, षड अंग सहित वेद के अध्ययन के लिए व्याकरण का, यानी इस तरीक़ा से आगम जो है वो इसका, यानी जो आगम जो है उसका तात्पर्य षड अंग सहित वेदों के अध्ययन के लिए हम आगम, यानी सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं साथियों, आगम ग्रंथों को हम बिना षड अंगों को के नहीं पढ़ सकते हैं। यानी इस प्रकार से आगम जो है वो भी व्याकरण अध्ययन का एक प्रयोजन है। यहाँ लघु से तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण के लिए, संक्षिप्तीकरण के लिए, या फिर मैं एक शब्द और यहाँ पर व्यवहार में ले सकता हूँ शास्त्र लाघवम, शास्त्र लाघवम, शास्त्र में लघुता पैदा करने के लिए। शास्त्र में लघुता कैसे प्राप्त की जाती है, कहने का मतलब है घटे समुद्र पूर्णम, अर्थात कम शब्दों में अधिक बात को कह देना ही शास्त्र लाघव होता है। जैसे कि हमारी संस्कृत भाषा में यण संधि को समझाने के लिए सूत्र है एको यणची। एको यणची सूत्र यण संधि, छोटा सा सूत्र पूरी यण संधि को परिभाषित कर देता है। तो इसलिए ये जो प्रयोजन है वो चौथा प्रयोजन है वो लघु है। और अगला है संदेह निवारण के लिए, संदेह निवारण, संदेह निवारण के लिए
हमें व्याकरण संदेह निवारण के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। इस तरीक़ा से व्याकरण अध्ययन के मुख्य प्रयोजन हैं। देखिए साथियों, दोबारा से समझते हैं इस विषय को। ये जो प्रयोजन हैं व्याकरण अध्ययन के मुख्य प्रयोजन हैं। व्याकरण अध्ययन से मुख्य प्रयोजनानि कति सन्ति, तो 5 हैं। कौन सा है और कौन सा नहीं है, आपकी रीट परीक्षा में लगभग यहाँ तक प्रश्न होगा और आपसे पूछ सकते हैं। अगर यानी कहने का मतलब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आदि में पूछेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं रक्षो आगम लघु असंदेहा, इस प्रकार से जो है ये इति किन कथितम, तो इति आचार्य पतंजलिना कथितम कुत्र कथितम महाभाष्ये। लेकिन ये जो प्रश्न इस टाइप से जो बनेगा वो ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड में बनेगा, लेकिन रीट में केवल इतना सा उपयोगी है। व्याकरण अध्ययन कति प्रयोजनानि सन्ति, व्याकरण अध्ययन मुख्य प्रयोजनानि कति सन्ति, तो 5। अब देखिए थोड़ा सा गहराई का प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे कि व्याकरण अध्ययन का एक तो प्रयोजन होता है मुख्य, एक प्रयोजन होता है व्याकरण अध्ययन का मुख्य और दूसरा प्रयोजन होता है साथियों गौण, जो कि बहुत गहराई का प्रश्न है। गौण प्रयोजन, व्याकरण अध्ययन के जो गौण प्रयोजन हैं वो कितने हैं? 13 हैं। ये वाला प्रश्न आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014 में पूछा था। लेकिन आप भयभीत नहीं हो, ये प्रश्न रीट में भी पूछा जा सकता है, केवल संख्यात्मक रूप से पूछा जाता है। ये प्रश्न किसी भी परीक्षा में संख्यात्मक रूप में पूछा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, विशेषतः रीट के परीक्षार्थियों को इस विषय में से ध्यान रखना है कि व्याकरण अध्ययन के मुख्य प्रयोजन तो कितने? 5 हैं, गौण प्रयोजन कितने? 13 हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीक़ा से व्याकरण अध्ययन के क्या हैं? व्याकरण अध्ययन के ये यानी इस तरीक़ा से 13 प्रयोजन हैं। आज हमने साथियों इस क्लास में संस्कृत भाषा की ये जो प्रथम क्लास है, इस क्लास में हमने संस्कृत व्याकरण परिचय को लेकर के चर्चा की। सबसे पहले हमने संस्कृत शब्द को समझा, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ इसका क्या है। उसके बाद में हमने देखा था भाषा को देखा, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है। संस्कृत और भाषा शब्द दोनों को जोड़ देते हैं तो संस्कृत भाषा शब्द बनता है। संस्कृत भाषा विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी में प्राचीनतम है। संस्कृत भाषा देववाणी है, संस्कृत भाषा ऐसे कह सकते हैं देव भाषा है। और संस्कृत के लिए एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग में लेते हैं, संस्कृत को भारती कहा जाता है। और ये हमने देखा था। इसके बाद हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अमूमन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संस्कृत जो है वो कैसी भाषा है। संस्कृत संश्लेषित भाषा है, संस्कृत संश्लेषणात्मक भाषा है। हिंदी भाषा भी संस्कृत भाषा की भांति संश्लेषणात्मक भाषा है। हमने विश्लेषणात्मक भाषा की भी यहाँ पर बात की थी कि विश्लेषणात्मक भाषा कौन सी है। तो विश्लेषणात्मक भाषा में हमने चीनी भाषा को लिया था, वो आपको यहाँ पर इस तरीक़ा से बता दिया था। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि इसके बाद हमने एक शब्द, तीसरा शब्द लिया था कि व्याकरण शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, व्याकरण का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, पतंजलि व्याकरण को लेकर क्या कहते हैं। व्याकरण में जो पतंजलि कहते हैं लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, उसमें लक्ष्य शब्दस्य को तात्पर्यम अस्ति और लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम इत्यत्र लक्षणे को तात्पर्यम अस्ति। इस विषय को हमने देखा। इसके बाद एक छोटा सा शब्द हमने लिया। कई साथी इस विषय को लेकर के थोड़ा सा चिंतन कर रहे होंगे या फिर ऐसा कह रहे होंगे कि ये सर ने अप्रासंगिक विषय यहाँ पर रखा है वेद को, लेकिन वेद भी संस्कृत व्याकरण परिचय से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। व्याकरण की कड़ी वेद के साथ जुड़ी हुई है, जो मैंने स्पष्ट करने का आपको प्रयास किया था कि वेद, सीधा प्रश्न पूछा गया आपको संस्कृते कति वेदाः सन्ति, संस्कृते चत्वारः वेदाः सन्ति, संस्कृते वेदस्य अंगानि कति सन्ति, संस्कृते वेदस्य अंगानि षड् सन्ति। 6 वेदांग होते हैं। 6 वेदांगों का मैंने यहाँ पर नाम लिया। 6 वेदांगों में व्याकरण को किम मन्यते, 6 वेदांगों में व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का अंग माना जाता है। साथियों, वेद रूपी पुरुष का अंग यानी माना गया है और व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा जाता है। साथियों, 6 जो वेदांग हैं उन 6 वेदांगों में व्याकरण को
प्रधान वेदांग माना जाता है। इस बात को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं, जिस तरीका से वेद को एक पुरुष माना है और पुरुष का मुख प्रधान होता है, पुरुष की पहचान मुख से होती है, वैसी भाषा की पहचान व्याकरण से होती है। साथियों, व्याकरण को जब हम शिक्षण विधि पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से आपको बताएंगे कि व्याकरण जो है उसे भाषा का प्राण माना जाता है और बहुत अच्छे से शिक्षण विधि का विषय होगा। इस तरीका से हम वहाँ चर्चा करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था साथियों कि व्याकरण के जो प्रयोजन हैं, व्याकरण के प्रयोजन कितने हैं? 5 हैं। व्याकरण अध्ययन से मुख्य प्रयोजनानि कति सन्ति, 5 हैं। गौण प्रयोजन कितने? 13 हैं। बार बार मैं आपका ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि रीट परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। व्याकरण के मुख्य प्रयोजन कितने? 5, गौण प्रयोजन है 13। कई मेरे साथी ये सोच रहे होंगे कि कॉलेज लेक्चरर के स्तरीय प्रश्न यहाँ रखे जा रहे हैं। मैं आपको ज्ञात करा दूं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि इस भाषा में ये तय नहीं होता। कई बार रीट में वो प्रश्न आ जाता है जो कॉलेज लेक्चरर में नहीं आता। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ये व्याकरण अध्ययन के गौण मुख्य प्रयोजनों की बात की, किसका क्या तात्पर्य है, सामान्य रूप से आप ध्यान रख सकते हो। कौन सा प्रयोजन है, कौन सा यानी मुख्य प्रयोजन है, कौन सा गौण प्रयोजन है, इस तरीका से हमने ध्यान रखा। तो इस तरीका से आज की जो यानी कि संस्कृत व्याकरण परिचय का पार्ट जो प्रथम है उसमें हमने संस्कृत व्याकरण की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। तो साथियों, संस्कृत व्याकरण की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने के बाद अगली कक्षा में हम इससे आगे की जो विषय वस्तु है, इससे आगे की विषय वस्तु का हम अध्ययन करेंगे। साथियों, मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।